एक सेकंड। हाँ, तो ये कह रहे थे सिर्फ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कह देने से या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कह देने से आंसर कंप्लीट नहीं होगा। यहां पर अपने को एक बात जरूर कहनी चाहिए, ऐड ऑन करना चाहिए कि भले ही ठीक है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, ओरिजिनल कॉपी है, मूल प्रति है, लेकिन वो मूल प्रति प्राइमरी एविडेंस तब तक नहीं कही जाएगी जब तक कि आप उसको इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करते हो। अगर आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे, तब आप वो प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया, एक और बन गया व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। सो यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। और ये प्राइमरी एविडेंस क्या है, तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। और सेक्शन कौन सा लग रहा है इसके लिए, सेक्शन कौन सा है 62, तो लिख देना है आपने 62। ओके नाउ, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है, तो यहां पर आप लिख दोगे व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। ये सब पूछने वाले क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं, जुडिशरी में खूब पूछे जाते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, तो सेकेंडरी एविडेंस का प्रोविजन सेक्शन 63 में दिया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि सर सेक्शन 63 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एविडेंस सो एंड सो होता है। तो व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, तो ये हमारे पास है। तो आप कह सकते हो कि देयर आर 5 सर्कमस्टांसेज विच डील्स विथ द सेकेंडरी एविडेंस। कम से कम अगर आपको 5 चीजें याद नहीं है तो कम से कम आप बोल सकते हो कि सर 5 चीजें हैं, 5 देयर आर 5 पॉइंट्स जो कि डील करती है सेकेंडरी एविडेंस के मामले को। तो सेकेंडरी एविडेंस में सबसे पहला मामला आता है सर्टिफाइड कॉपीज का। ओके, उसके अलावा दूसरा मामला आता है वो कॉपीज जो कि मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए ओरिजिनल से बनती हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। पहला हो गया सर्टिफाइड कॉपीज, दूसरा होता है मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए ओरिजिनल से बनने वाली कॉपीज, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। तीसरा होता है वो कॉपीज जो कि कहां से बन रही हैं, जो कि मेड हो रही है, मेड फ्रॉम विथ द ओरिजिनल और कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल। या तो आपने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, या ओरिजिनल से बना लिया है। ठीक है, तो देखिए दोनों में फर्क है। पहले वाला को शॉर्टकट में आप क्या बोल दोगे, सर्टिफाइड कॉपीज। तो यहां पर आ गया सर्टिफाइड कॉपीज। ओके, दूसरे में आपको ये पूरा रखना चाहिए मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए ओरिजिनल से बनने वाली कॉपी, यानी वो कॉपी जो मैकेनिकल प्रोसेस से ओरिजिनल से बनती है उसको आप कहोगे सेकेंडरी एविडेंस। तीसरा हो जाता है जिसको आप कहते हो सिंपल, जो कि बनी है, यानी कि कॉपी जो कि ओरिजिनल से बनी है, वो कॉपी जो कि ओरिजिनल से बनी है उसको आप क्या कह दोगे, सेकेंडरी एविडेंस। तीसरा होता है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, तो सिंपल आप कह सकते हो, सॉरी चौथा हो जाएगा काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और पांचवा हो जाता है ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये मामला क्या है, ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो भैया सिंपल सी बात है, ओरल अकाउंट्स, ओरल अकाउंट का मतलब हो गया ओरल स्टेटमेंट, ओरल एविडेंस जब हम किसी भी दस्तावेज के लिए रखते हैं तो वो भी सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास 5 कौन कौन से हो गए, सबसे पहला सर्टिफाइड कॉपीज, दूसरा हो गया सर्टिफाइड कॉपीज जो कि मैकेनिकल प्रोसेस से ओरिजिनल के द्वारा बनती है, ओरिजिनल से मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा बनती हैं। तीसरा हो गया जो सीधा सीधा ओरिजिनल से बनती हैं, वो हो गया। चौथा हो गया काउंटर पार्ट्स, और पांचवा हो गया ओरल स्टेटमेंट्स जो हम देते हैं किसी भी दस्तावेज के कंटेंट के लिए, ओरल स्टेटमेंट जो देते हैं किसी भी दस्तावेज के डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए, उसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5। तो ये 5 की 5 आ गए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, तो सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है ये आपके लिए एक नया अलग क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नाउ सेक्शन 63 से यानी क्वेश्चन बन रहा है। उसके अलावा यहां पर आइए प्राइमरी एविडेंस को साबित करने का तरीका क्या है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को साबित करने का तरीका क्या, तो कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। तो आपको कह रहा है डॉक्यूमेंट को साबित करना, कंटेंट को नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कर देना है एक पॉइंट मस्त, बहुत आराम से, जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर कह रहा है डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड। तो हम अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है डॉक्यूमेंट को कैसे साबित किया जा सकता है। सो कभी भी डॉक्यूमेंट को साबित करने का तरीका है बाय प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, बाय प्राइमरी एविडेंस। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस, तो वो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर प्रूविंग अ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को साबित करने का तरीका इज बाय वे ऑफ प्राइमरी एविडेंस।
किसी भी दस्तावेज को कैसे साबित किया जाता है, तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए साबित किया जाता है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 6464 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ अब बात करेंगे सेकेंडरी एविडेंस की। तो यहां पर देखिए बहुत क्लियर का है कौन से वो मामले हैं जहां पर सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट के मामले में दिए जा सकते हैं। तो किसी भी दस्तावेज के मामले में कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, वो यहाँ पर पॉइंट हमें याद रखना है। तो ये काफी लंबा चौड़ा पॉइंट है, बस इसमें से जो कुछ बातें हैं अगर आप बता सकते हैं तो याद रखिएगा। सिंपल यहाँ से कम आपको ये बोल देना है कितने पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो 5 यहाँ तक हो गया, 6 और 7। सो टोटल देयर आर 7 पॉइंट्स विच डील्स विथ द सेकेंडरी एविडेंस एज फार एज डॉक्यूमेंट इज कंसर्न। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दस्तावेज के मामले में अगर हम बात करते हैं, दस्तावेज के मामले में यानी डॉक्यूमेंट के मामले में हम सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के मामले में सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट। तो सेक्शन 65 कम्स इनटू द पिक्चर एंड सिंपली सेज कि भैया 7 पॉइंट है, 7 सिचुएशन है, 7 सर्कमस्टांसेज है जहां पर किसी दस्तावेज के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि पहला सबसे सिचुएशन नंबर 1 कब आप किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए दोगे, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजीशन और पावर ऑफ दूसरे के पास। सिंपल, अब इतना याद तो होने का चीज है नहीं, तो अपने को शॉर्टकट में क्या बताना है, जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल दस्तावेज है किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए। नंबर 2, दूसरी बात, व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड, और उसके लिए क्या कहा गया कि वो एडमिटेड है, और एडमिटेड कैसे है, एडमिटेड इन राइटिंग, जिसके अगेंस्ट में हमने रखा है। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, किसी भी दस्तावेज के एग्जिस्टेंस की, ध्यान से सुनना, आराम से बिल्कुल बता रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेकेंडरी एविडेंस को, सेकेंडरी एविडेंस के जरिए भी डॉक्यूमेंट को साबित किया जा सकता है। दैट इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 6565 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहां पर इन्होंने कहा कि जहां पर एग्जिस्टेंस, जहां पर कंडीशन, जहां पर कंटेंट किसका, ओरिजिनल का, तो जहां पर ओरिजिनल दस्तावेज है और ओरिजिनल दस्तावेज का एग्जिस्टेंस, ओरिजिनल दस्तावेज का कंडीशन, ओरिजिनल दस्तावेज का कंटेंट अगर उसको साबित किया जा चुका है, हैव बीन प्रूव्ड ऑन टू बी एडमिटेड इन राइटिंग, और वो प्रूव्ड कैसे है, टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय एडमिशन, एडमिटेड के जरिए, एडमिशन के जरिए वो इन राइटिंग ऐसा है, तब उस कंडीशन में हम सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर ला सकते हैं। नाउ द थर्ड वन, जहां पर कोई भी ओरिजिनल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या तो डिस्ट्रॉय हो गया है या तो खो गया है, उस सिचुएशन में भी आप इसको ला सकते हैं, यानी सेकेंडरी एविडेंस के जरिए साबित कर सकते हैं। नंबर डी, व्हेन दी ओरिजिनल इज ऑफ सच ए नेचर, यानी कि ओरिजिनल ऐसा है कि जिसको कि हम इजिली मूव नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर भी वहां क्या दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं। पांचवी सिचुएशन, जहां ओरिजिनल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है एज पर सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा छठा सिचुएशन, जहां पर ओरिजिनल एक ऐसा दस्तावेज है जो अपने आप में सर्टिफाइड कॉपीज है। इसके अलावा सातवां और आखिरी पोजीशन, जहां पर ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी ओरिजिनल के बहुत सारे एक तरीके से वॉल्यूम है या अदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूमरस अकाउंट्स हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसको हम कोर्ट में इजिली ला के दे नहीं सकते और जजेज उसको इजिली कन्वीनियंटली देख नहीं सकते। तो मामला सीधा सा हो गया कि वो कब और कौन से और कितने सिचुएशन हैं जहां पर किसी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए हम क्या लेके आ सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन हमारे पास क्या है, 65 और 65 में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी एविडेंस की बात कर रहे हैं। कितने सिचुएशन है, 7 सिचुएशन है, 7 सिचुएशन है। ओके, नंबर 1। नाउ अब बात करते हैं किसकी, 65B की। यहां पर सीधा आता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी की बात होती है तो दैट इज इन सेक्शन 65B, दैट्स इट। 65B के अंदर इसको कवर कर लिया गया है। न्यू क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेंगे इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट जो हम लोगों के लिए पॉइंट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रूफ, दैट इज सेक्शन 67A। और इसके अलावा ये 67 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर सिंपल करिए, सिग्नेचर का सब प्रूफ और हैंडराइटिंग,
तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 67 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अगर हम 67A की बात करेंगे तो 67A में कौन कौन से पार्ट डिस्कस हो रहे हैं। 67A में हमारा डिस्कस हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात, सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कैसे साबित कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगे तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसमें अटेस्टेशन, तो ये नॉर्मली रहता नहीं है। इसके अलावा ये वाला पार्ट देखिए 69 में थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, जहां पर ये कहा गया है कि प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अगर किसी सिचुएशन में जहां पर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है, रिलेटेड विद 68 एंड 69 दोनों को मिला के अगर पढ़ा जाए तो जहां पर अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल नहीं है वहां पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियर कहा है, एट लिस्ट इट इज इन हैंडराइटिंग, अगर उसकी हैंडराइटिंग है वन विटनेस की और उसका सिग्नेचर है तब काफी हो जाएगा। तो कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए तब ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, और इफ द डॉक्यूमेंट, छोड़ दीजिए, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लिस्ट इज इन हैंडराइटिंग एंड दैट the signature of the person executing document is in the handwriting of that person। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, दो बातें याद रखनी है, किस सेक्शन के अंदर कवर किया गया है, सेक्शन 69, और साबित करने का तरीका क्या है, तो दैट्स इट, सिंपल कहा गया है कि नहीं मिलेगा तो आप कम से कम उसके हैंडराइटिंग को मैच कर सकते हो। ना इसमें से आगे कुछ नहीं है ज्यादा जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये कंपैरिजन करने का पावर है, तो ये हमारा यानी कि एपीओ के लिए नहीं, यानी कि जजेस के लिए बना हुआ है, इसमें भी मोस्टली जजेस के लिए है। यहाँ पर जो बात करेंगे हमारे लिए है पब्लिक डॉक्यूमेंट। व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसका आपको खूब रूल पड़ेगा, इसकी खूब जरूरत पड़ने वाली है। सो पब्लिक डॉक्यूमेंट का कहाँ पर डेफिनेशन है, बस 74 में है, इतना याद रखना है, बहुत सिंपल है, सबको याद होगा। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स, और ये जो कहानी है ये तो सबको पता है, तो हम लोग उतने डिटेल में जाने के लिए यहाँ बैठे नहीं, हम लोग इन शॉर्ट समझ लेते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट कहां पर आ रहा है, तो सेक्शन 74 में आ रहा है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहां पर डिस्कस हो रहा है, तो सेक्शन 75 के अंदर डिस्कस हो रहा है। और जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की, उसका जिक्र कहां किया गया है, सेक्शन 76 में। तो हमारे लिए क्या क्वेश्चन बना, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ है, ऑफ कोर्स 74 में है, और यहां पर हम बात करेंगे तो कहाँ चलाया गया, 75 में। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट, जो जहां पर हमारी को जरूरत पड़ने वाली है, इसको जस्ट लीव इट। अब इसमें से कुछ नहीं करना, यहाँ पर प्रिजम्पशन की कहानी है, तो प्रिजम्पशन भी हम लोगों के लिए काफी इजी जाएगा। ओके, तो यहाँ तक जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने जो जरूरी पार्ट था, जो हमसे हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता था, वो सारे के सारे रखे। अगर ऐसे देखेंगे तो क्वेश्चन सबसे बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे, हो सकता है 500 बने, 700 बने, उसमें कोई 1000 भी बन सकते हैं, बनाने वाले कितने भी बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट एन इशू। हमें सिर्फ ये कंसिडर करना है कि एपीओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एपीओ के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से क्वेश्चन शॉर्ट समराइज वे में हम समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्योंकि अभी हम 1000 क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रख सकते, अगर हमने कभी पहले नहीं पढ़ा या रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम उसको याद नहीं रख सकते। तो जितना जरूरी है वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, कभी भी स्टडी के अंदर पैरेडो प्रिंसिपल काम करता है, मैंने बहुत बार बताया होगा पैरेडो प्रिंसिपल, 80-20 फॉर्मूला। 20% अगर सब्जेक्ट पर कमांड है, किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड है, तो आप 80% क्वेश्चन बना देंगे। आप कभी भी देखिए, ये सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में जाके देखेंगे, सिर्फ 20% जो आपके चैप्टर से उसी से क्वेश्चन आएगा। आप सीआरपीसी से मिला लो, एविडेंस से मिला लो, आईपीसी से मिला लो, कॉन्ट्रैक्ट से मिला लो, किसी से मिलाओ, 20% टॉपिक ही बार 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 रिपीट होंगे किसी न किसी तरीके से, और वही आपके 80% आंसर के लिए तैयार रहेंगे। तो अपने को उस 20% पर कमांड बना लेना है कि 80% आंसर दे के जाए, तो 80 + 20 हमारा 100% हो गया, ठीक है। तो ज्यादा फोकस इधर उधर नहीं करना है। नाउ अब इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं, बात है सिंपल, आते हैं डॉक्यूमेंट के प्रिजम्पशन की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट के प्रिजम्पशन में यहाँ पर तो सबको पता है, तो फिर वही बात आ गई कि हमारे लिए क्या है। यहाँ पर है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट याद रखिएगा, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। तो जो जरूरी है मैं पहले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बता रहा हूँ।
प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। फिर से रिपीट करो लास्ट बार। किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर सर्टिफाइड कॉपीज अवेलेबल है, किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल है, उसके जेन्युइन होने या नहीं होने के प्रिजम्पशन के बारे में सेक्शन 79 इंडियन एविडेंस एक्ट में जिक्र किया गया है। और यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर कहा गया है कि कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट को शैल प्रिज्यूम करना है। मतलब अगर कोई भी पार्टी अगर कोई सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस कर रही है कोर्ट के अंदर, तो जो जज हैं उस कोर्ट के या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो इस मामले को पक्का पक्का मान लेंगे या उस पर भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके कि भैया जो सर्टिफाइड कॉपीज लाई गई है दैट मस्ट बी जेन्युइन, ये जेन्युइन होना ही चाहिए, ये जेन्युइन है, और ऐसा आप प्रिजम्पशन ले लोगे। ये कौन लेगा? जज। सेक्शन 79 बस। इसके अलावा प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, इसमें भी क्या करना है? बस शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम वाली बात करनी है। तो ये कभी कभार इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अमूमन नॉर्मली नहीं आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक पर फोकस ज्यादा करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, तो कहां पर ये प्रोविजन दिया गया? सेक्शन 81A इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसमें क्या कहा गया है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और यहां पर कर दिया क्या? शैल प्रिज्यूम। सो कोर्ट ने शैल प्रिज्यूम कर लेना है कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गैजेट है वो जेन्युइन है, दैट्स इट। उसको क्या बोला? जेन्युइन है। यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई गैजेट छप के आ रहा है तो वो क्या होगा? जेन्युइन होगा, ये पक्का है, श्योर है, शैल प्रिज्यूम करना है कोर्ट को। इसके सील सिग्नेचर से हमें कोई काम नहीं करना, जज हम है नहीं। प्रिजम्पशन एज टू ये हमारा काम नहीं है। प्रिजम्पशन पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें भी मान लेना है कि सब कुछ ओके ओके है। सो पावर ऑफ अटॉर्नी का मामला कहां पर आता है? सेक्शन 85 के अंदर आता है। यहाँ शैल प्रिज्यूम लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो अग्रीमेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बैंक्स करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स सबसे ज्यादा, आपको आज के डेट में जो ऑनलाइन बैंकिंग चल गया है, तो ऑनलाइन आप अलाउ मतलब क्या कर सकते हो? आप अकाउंट खोल सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, पेटीएम वगैरह जो है वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट है। पेटीएम के साथ जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक है, गूगल पे इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अलावा फोन पे या जो भी हमारे पास हैं टाई अप्स, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स के मामले में प्रिजम्पशन कहां पर डिस्कस किया गया है? सेक्शन 85A। और यहां पर क्या कहा गया है? शैल प्रिज्यूम, और वो सारे क्या होंगे? जेन्युइन होंगे, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ये सारे के सारे ओके होंगे। नाउ उसी के बाद सेम है 85B, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट है तो यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम लोग बात करें अग्रीमेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स है तो सेक्शन 85A लग रहा है, 85A इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट के मामले में। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्लस सिग्नेचर की बात करेंगे तो ये हमें कहाँ मिल रहा है? 85B, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है 85A 85B। और ये भी क्या है? शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। और सब कुछ क्या होगा? सिक्योर होगा, ओके होगा, जेन्युइन होगा। इसके अलावा सिग्नेचर सर्टिफिकेट, देखिए ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी, सेक्शन 3 में इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया है और वही चीज यहाँ पर भी लाके दे दिया है। सो 85C इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो जरूर लिखिए इसको, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये मामला आता है सॉरी, ये मामला आता है 85C पर आता है, 85C पर आता है। इसमें भी क्या प्रिजम्पशन करना है? ऑफ कोर्स शैल प्रिज्यूम करना है, ओके, शैल प्रिज्यूम करना है। नाउ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स में प्रिज्यूम, इसको स्किप करिए, हम जुडिशियल रिकॉर्ड्स लेके बैठे नहीं है। टेलीग्राफ मैसेज, टेलीग्राफिक मैसेज, इसमें भी क्या कहा है? इसमें कहा है मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम कहा है। तो क्या करना है कि आपको इस पर प्रिज्यूम कर लेना है कि ये सही तरीके से फॉरवर्ड किया गया था, दैट्स इट, ओके, और कुछ भी नहीं, मे प्रिज्यूम का मामला है।
अब यहां देखिए एक और चीज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज 88A, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज 88A, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज 88A। तो यहाँ पर क्या है, ये भी है मे प्रिज्यूम, तो आप लिख सकते हो, अगर इच्छा है तो आप लिख लो मे प्रिज्यूम। नाउ नेक्स्ट, प्रिजम्पशन एज टू, छोड़ दीजिए इसको, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन 30 years ओल्ड, मान लेंगे कि जेन्युइन है यहाँ, लेकिन में मे प्रिज्यूम करेंगे। ये भी है, डॉक्यूमेंट में 30 years ओल्ड है तो मान लेंगे कि जेन्युइन है, ओके है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भैया कोर्ट क्या करेगी, मे प्रिज्यूम करेगी। सो प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स, 30 years ओल्ड, 30 years ओल्ड। तो यहां पर बहुत सिंपल है, इसको याद रखना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट तो 85A, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्लस सिग्नेचर 85B, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट C। तो पहले अग्रीमेंट करेंगे, अग्रीमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, उस पर हम सिग्नेचर करेंगे, तो 85B। उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट की बात करी तो 85C, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की बात करी 88A, ओके। और यहां पर बात करें डॉक्यूमेंट के प्रिजम्पशन की बात करते हैं, जो 30 साल से अधिक पुराना है, जेन्युइन है, ओके है, तो वो यहाँ पर है सेक्शन 90। तो यहाँ पर यहाँ कह दिया गया सेक्शन 9090, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी एक पार्ट हमारा फिनिश ही हो जाएगा। 90A याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years ओल्ड, तो यहाँ पर पहले ही बताया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years ओल्ड, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की गई है। तो अगर हम इसको मिला दें, यहाँ पर मिला के पढ़े, रीड विथ करें, सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये कितना, तो 5 years ओल्ड होना चाहिए, दैट्स इट, 5 years ओल्ड की बात कर रहा है। और इसमें क्या कोट करेगी, मे प्रिज्म। तो यहाँ पर एक मैं क्लाइन क्लियर कर दे रहा हूँ, वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फिर आराम से एक बार पढ़ते हैं, वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपोर्टिंग, दावा करना, और प्रूव्ड टू बी 5 years ओल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी। ये बड़ा एक शानदार मामला, कहते हैं एनी कस्टडी, किसी भी कस्टडी से आता हो, एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपोर्टिंग और प्रूव्ड टू बी 5 years ओल्ड। भैया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, बस 5 साल पुराना होने का दावा करता हो, और उसको किसी भी कस्टडी से अगर प्रोड्यूस किया गया होगा कोर्ट में, इन पर्टिकुलर केस में, तो कोर्ट वहां पर मे प्रिज्यूम करेगी। और मे प्रिज्यूम का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि मे प्रिज्यूम में एविडेंसेस लाने की गुंजाइश होती है। सो 90A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years ओल्ड, तो प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बस इतना याद रखिए। इसका मतलब जितने भी हमारे कॉल्स होते हैं, जो हम लोग कॉल करते हैं, तो जो कंपनियां हैं वो 5 साल तक हमारा डेटा सेव करके रखने को बाध्य है, इस चीज को याद रखिएगा, बाध्य है, रखना ही पड़ेगा। सो 90A इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years, ये क्या है 90A, मामला क्लियर। तो ये जरूर याद रखना है अपने को, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट 85A, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्लस सिग्नेचर 85B, रीड विथ कर देंगे इसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years पुराने वाले मैटर पर, सिग्नेचर सर्टिफिकेट 85C। तो पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट हम करते हैं, वो बाद में रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर की बात करते हैं तो 85B, सिग्नेचर सर्टिफिकेट 85C, मैसेज 88A, प्रिजम्पशन डॉक्यूमेंट के मामले में 30 years ओल्ड, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के मामले में 5 years ओल्ड। और इसको रीड विथ किसके साथ कर रहे हैं, 90A के साथ। तो यहां तक भी एक मामला जो प्रिजम्पशन वाला है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये वाला पार्ट भी यहाँ पर कवर कर लिया हम लोगों ने। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 6। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी बात कही गई है। तो इसमें हमारे लिए काम की बात क्या है, एपीओ के लिए क्या बचा हुआ है इसमें, 91 में क्या है, 91 में बस इतना कहा गया, यानी इस चैप्टर के अंदर अगर बात करें तो 91 है, आपके सामने दिखा रहा हूं स्क्रॉल करके, 92 है, इसके अलावा देखिए 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो यानी कि 91 से लेकर के 100 तक की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में कुछ दिया हुआ है, 91 to 100।
अब इसमें कोई काम की बात उतने हम लोगों के लिए नहीं है, बट हाँ जो जरूरी होगा वहां पर मैं खुद ही आपको बोल दूंगा फ्रॉम दी एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखने की है। देखिए यहां पर मेन टॉपिक आपने पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया, इसको आपको लिंक कर देना है, इसी को कनेक्ट कर देना है, इसी को रीड विथ कर देना है। क्यों करना है ये जानना जरूरी है। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि भाई इसको कनेक्ट कर दो, लिंक कर दो, भाई कर दिया, भाई क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहां पर क्या करा, एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, तो हमें पढ़ना भी नहीं, हमें तो सिर्फ इसका जिस्ट निकालना है। तो जिस्ट क्या निकल रहा है, जिस्ट ये निकल रहा है कि जहां कहीं भी एविडेंस के तौर पर, ध्यान से सुनिएगा, जहां कहीं भी एविडेंस के तौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया गया, हाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया गया, नो, जहां पर हमने क्या कर लिया, किसी भी पार्ट को हमने रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, वहां पर ओरल एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट करे एक्सक्लूजन ऑफ ओरल, तो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल, ओरल को हमने क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। और किसके जरिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए एक्सक्लूड कर देना है। इसी पार्ट को सेक्शन 91, 92 बाकी के सेक्शंस के अंदर अलग अलग तरीके से डिस्कस किया, उससे कनेक्टेड जो सेक्शन है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो हमें खैर उस एग्जाम्पल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आपको पता होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया तो हम उसमें ओरल नहीं देंगे, रिटर्न में ही बात करेंगे, दैट्स इट, जो हमारे पास रिटर्न में है सब कुछ, सबमिशंस। दूसरा, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, तो इसमें तो बताने के लिए है ही नहीं हमारे काम का, चलिए हटाइए, स्किप कर सकते हैं, वी कैन स्किप इट नाउ। इसके अलावा इसको भी आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, 94, 95, 96 नहीं, ये सब ओके, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें से एक अलग पार्ट आएगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके बाद। ओके, तो दो चीजें आती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एम्बिग्विटी के बारे में बात होती है, एम्बिग्विटी कितने तरह की हो सकती है ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मैं पहले बताऊं, इतना जो टफ क्वेश्चन बनेगा ना, एम्बिग्विटी किसके तरह कितने तरह की होती है, एम्बिग्विटी किसको कहते हैं, लैटेंट एम्बिग्विटी क्या होती है, पेटेंट एम्बिग्विटी क्या होती है, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जुडिशियल सर्विसेज के क्वेश्चन है। ठीक है, और वो भी बिहार में एपीओ के लिए इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अच्छा, ये पूछेंगे जरूर चैप्टर कौन सा है, बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 7 है, सेक्शन कौन सा है, तो 101 है बस। सो चैप्टर नंबर 7, सेक्शन नंबर 101, बर्डन ऑफ प्रूफ। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, क्योंकि आप क्या होंगे, ये क्वेश्चन बनेगा और ये जेन्युइन बनेगा, पूछ सकते हैं क्यों बनेगा, ये क्वेश्चन इसीलिए बनेगा क्योंकि आप प्रोसिक्यूशन को डील करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप गवाहों के जरिए स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा करके आप क्या करें, अपना मैटर जो है स्टैब्लिश करें एज ए प्रोसिक्यूटर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जो चाहता है कि जज उसके फेवर में बातें करे, उसके लिए लिखे, उसके लिए बात सुने। सो हु एवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट as to any legal right so and so, अब यहां पर कह रहा है on the existence of facts which he asserts must prove that those fact exist। तो जो चाहता है कि जज उसके फेवर में जजमेंट पास करे उसके लिए वो क्या चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, दैट इज सेक्शन 101, और कुछ नहीं करना। सो बर्डन ऑफ प्रूफ कहां पर, ये चैप्टर वगैरह पूछेंगे, छोटी छोटी चीजें ही तो पूछनी है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, तो यहां पर कह दिया, देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ किसके मामले में, सूट और प्रोसीडिंग के मामले में। अगेन ये जुडिशरी का क्वेश्चन है फिर भी, लेकिन आप पढ़ लो, इसमें है द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए प्रोसीडिंग कहां पर लाई करता है, लाइज ऑन दैट पर्सन हु फेल, अगर कोई एविडेंस नहीं दिया गया तब, उस मामले पर, यानी कि सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग वहां पर लाई करता है। नाउ अब इसमें भी सेम वही कहानी, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, तो अगर आपने बर्डन ऑफ प्रूफ पकड़ लिया तो सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कुछ करने के लिए ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये बहुत क्वेश्चन कॉमन आता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद एन एक्सेप्शन। अरे भाई तो बर्डन किसके ऊपर जाएगा,
अक्यूज कर रहा था कि मैं पागल था जिस समय मैंने ऑफेंस कमिट किया, मैं पागल था। भैया पागल थे तो कौन साबित करेगा? तो तुम साबित करोगे, प्रोसिक्यूशन थोड़े करेगा। तो यही बात यहां पर कही गई है, व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस। तो जनरल एक्सेप्शन के अंदर मामला फॉल करता है, ये किसको साबित करना पड़ेगा? यहां पर बहुत क्लियर कहता है इज अपॉन हिम, इज अपॉन हिम, तो वो कौन है? अक्यूज्ड, एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। मामला क्लियर। नाउ बर्डन ऑफ प्रूविंग स्पेशली विद इन नॉलेज, तो इसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें भी सिंपल कहानी है, टिकट वाला एग्जांपल याद ही है। अगर स्पेशल नॉलेज में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? उसी पर्सन के ऊपर जाएगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है। दैट्स इट। इसके बाद 107 108 बहुत कॉमन है, ये पूछे जाते हैं, ये पूछेंगे। तो इसमें क्या है? 30 ईयर्स, 107 में 30 साल का प्रिजम्पशन है, 30 साल। तो यहाँ पर क्या कहा गया? और यहाँ 108 में क्या किया गया? 7 साल। तो जिसमें कहते हैं कि जिसमें आपने किसी पर्सन को पिछले 7 सालों से देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं है, तो 108 कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट कि भैया लीगली हम इस बात को प्रिज्यूम कर लेंगे कि उस पर्सन की मृत्यु हो चुकी है लीगली, भले ही उसकी डेड बॉडी मिले या डेड बॉडी ना मिले, लेकिन कानून के नजर में अगर 7 साल तक नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, नहीं बात हुई, तो वो पर्सन एज पर सेक्शन 108 लीगली डेड है, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना। यहाँ पर 109 है, इसमें कहा गया बर्डन ऑफ प्रूफ किसके मामले में? एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो भैया जो उसके लिए रख रहा है, बातें कर रहा है, जो उससे कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर क्लियर कर रहा है पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स और प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर क्लियर कर दिया द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज्ड टू स्टैंड टू ईच अदर इन दोज रिलेशंस इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। तो जो कहता है कि ये मकान मालिक है, जो कहता है कि ये भैया किराएदार है, जो कहता है कि एजेंट, तो उसके ऊपर लाई करेगा, कुछ करना ही नहीं है। सब में वही कहानी है, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो जिसको खुजली है वही अपनी खुजली मिटाएगा, जिसको कहना कि नहीं नहीं मैं तो हूं, तो तुम भी बताओ भाई कौन क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ। ओके, ना हो इसमें भी कुछ नहीं करना। 112 में बर्थ का है, 280 दिनों का है। 280 दिन कहां से काउंट करते हैं? एनीबॉडी कैन टेल मी, 280 दिन कहां से काउंट करते हैं? 280 डेज जब से बर्थ होता है सर, उस समय से पहले 280 दिन। बर्थ होता है उस समय से करते हैं मतलब? फिर से बताइए आराम से। बर्थ के 280 दिन पहले तक सर। मतलब जिस तारीख को जन्म हुआ उससे 280 दिन पीछे चले जाएंगे यस सर। और ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। सर ओके फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स और डेथ सर। देखिए दो अलग अलग आंसर आया, क्या होगा सही आंसर? शाम का जो है ना, क्या होगा सही आंसर? सामने है भाई, कुछ सोचना नहीं है एक्स्ट्रा। और कोई आंसर है तो बताइए, कहां से काउंट करना है, किस सिचुएशन से काउंट करना है? तो यहाँ पर आंसर दिया है एनी पर्सन। डिसोल्यूशन हाँ बोलिए 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 बोलिए। विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। आफ्टर डिजोल्यूशन, तो शादी कैसे डिजोल्व होती है? शादी के डिजोल्व सर होने के या क्या तो डेथ तरीके? से या तो डेथ से या डाइवोर्स से। तो इसका मतलब जिस तारीख को डेथ हो गई वहां से काउंट कर देंगे 280 दिन, या जिस तारीख को तलाक कंफर्म हुआ वहां से गिन देंगे 280 दिन। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अभी क्लियर है? चलिए, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये सबको पता। और ये क्या रहा है? कंक्लूसिव प्रूफ है, बाकी अब उसमें नहीं जाना है, केस लॉ वेस लॉ में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाई ए मैरिड वुमन, इसमें क्या मामला है? 113A, चलिए बताइए इसमें क्या कहा गया, किस चीज का प्रिजम्पशन है? कितना टाइम पीरियड चाहिए इसमें? 113A 7 ईयर सर। 7 ईयर्स, कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। और प्रिज्यूम क्या कर लेंगे 113A के अंदर इन शॉर्ट? सर देखता है। हाँ जी, सर मैं प्रोज्यूम। तो क्या प्रिज्यूम मे करना है प्रिज्यूम इसमें? होगा सर। हाँ ठीक है, क्या प्रिज्यूम करेंगे वो बताइए, वो तो आप सही बता रहे हैं, आप लोग सब सही बता रहे हैं, लेकिन प्रिज्यूम क्या करना डोरी है? डोरी मतलब क्रुएल्टी के बारे में सर, कि क्रुएल्टी, हस्बैंड ने हाँ। अबेट किया। हाँ 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 हस्बैंड हाँ, ने अबेट किया है। एबेट किया तो है। हम्म
उसके साथ क्रुएल्टी की गई है, राइट, यही कहना है ना, उसके साथ क्रुएल्टी sir. की गई है। क्लियर? इसमें डिमांड ऑफ डाउरी है सेक्शन 113A के अंदर? नो सर। डिमांड ऑफ नहीं डाउरी sir. का मामला किसके अंदर आता है? 113B. तो इसमें हम प्रिजम्पशन क्या ले लेंगे? सुसाइड। मृत्यु Dowry के death. सून बिफोर क्या था? Shall. डाउरी का डिमांड किया गया था, ये एकदम पक्का याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है, इन्होंने बहुत सावधानी से लिखा है, सून बिफोर हर डेथ, ये पॉइंट पकड़ना है इसमें, सून बिफोर हर डेथ। और सून बिफोर हर डेथ का मतलब ये नहीं है कि कल, 6 महीना भी हो सकता है, 3 महीने, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर, तो ये तो आपको पता है। सो 113A और 113B का डिफरेंस बता करके रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी याद आ गया, डिफरेंस है, मैं अभी एडवांस में बता दे रहा हूँ, आप लोग डिस्कस करना, मतलब आप लोग खुद से अपना आंसर ढूंढना। आज सुबह में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्वेश्चन है इंडियन पिनल कोड से, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, इसमें क्या है, लीगली बताना है, लीगली, अपनी कहानी नहीं सुनानी है, लीगली क्या प्रोविजन है, ये पूछेगा, ये सब पूछते हैं, ये पीओ के लिए रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप सेशन ट्रायल मैटर को डील नहीं करते हैं, लेकिन पूछने के लिए है, एविडेंस का मामला है, बाकी एपीओ से रहते हैं छोटे तो सर मोटे। इसमें सेक्शन 90 आईपीसी का तो रोल रहेगा सर कंसेंट को लेकर, अगर कंसेंट नहीं है तो रेप है, और हाँ, अगर विद कंसेंट है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर है तो वो लीगली वैलिड है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेप में फर्क क्या रहा फिर? सर कंसेंट का, ओनली कंसेंट का फर्क है, मतलब कंसेंट है तो फिर आप करेंगे। कंसेंट है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से अगर कोई एक्ट किया गया है जहाँ इतना पर इतना उसने। क्विक, ठीक है, इतना क्विक आंसर मत निकालिए, एक बार गो थ्रू करिएगा, मैंने कुछ रखा तो सोच के रखा होगा। आप ओके देखिए सर। पहले कि डेफिनेशन है या नहीं है, ये पहले देख लीजिए। सेक्शन 375 आईपीसी, सेक्शन 375 आईपीसी में बहुत क्लियर रेप का डेफिनेशन है, बट इज देयर यस एनी सर। डेफिनेशन गिवन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन होल आईपीसी? कहीं पर है आईपीसी में डिफाइन सेक्सुअल नहीं इंटरकोर्स? सर। यही देखना है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आएगा भी। ओके, तो ये याद रखिएगा, 113A 113B बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है, इससे हमेशा रहता है, जुडिशरी में रहता है, यहाँ पे मतलब एज प्रिजम्पशन में आप भी रखिए कि पूछ ले तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बता देंगे इसमें। इसमें तो खैर हमारे काम का नहीं है इसमें, लेकिन पूछने का चांस भी नहीं बनता। यहाँ पर ये जज साहब प्रिज्यूम करते हैं, हाँ मान के चलिए कि भैया कोर्ट क्या कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकती है इन पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई चांस बनेगा 114 के अंदर कोई क्वेश्चन पुट करने के लिए। नॉर्मली नॉर्मल जो आपके जो ऊपर डेफिनेशन पार्ट है ना, जिसको हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, इसमें डाउट नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गए, बाकी चीजें हो गई, वो सारे से सारे वहां पर कवर हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 114A, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है, इसमें क्या करना है? अभी देखिए जिक्र किया, अभी सामने आया, इसका मतलब आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे कि क्यों मैंने जिक्र यस किया। सर। तो 114A, इसमें क्या करना है, कुछ करना है? सेल्फ प्रिज्यूम होगा सर। शेल प्रिज्यूम करना है, ओके। तो किस बात के लिए शेल प्रिज्यूम करना है? ये तो ठीक है, आपने शेल प्रिज्यूम कर कंसेंट, लिया। कंसेंट नहीं है इस चीज का। हाँ बस 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 बस, लेकिन कंसेंट कब कब ये शेल प्रिज्यूम करेंगे आप? शेल प्रिज्यूम कब करेंगे? बस छोटा सा क्वेश्चन, मैं जान रहा हूँ ये पूछेगा नहीं, बट नॉर्मली एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शेल प्रिज्यूम कब जब करेगा? जब वोमेन कोर्ट में आकर ये एविडेंस के तौर पर बोले कि हाँ मेरा कंसेंट नहीं था। तो कब बोलेगी कंसेंट नहीं था? यहाँ पर ये लाइन इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत काम की बात है ये वाली। वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द अक्यूज्ड इज प्रूव्ड, जब तक कि ये बात साबित नहीं हो जाती है तब तक, तो पहले ये चीज प्रूव होना चाहिए। आप कैसे प्रूव होगा, सबको पता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए। सो वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर साबित हो गया कि आदमी और औरत के बीच में रिलेशनशिप हुआ था, अब ये सवाल पूछा जाएगा कि हाँ ये रिलेशनशिप जो हुआ था, वेदर देयर वाज ए कंसेंट और विदाउट कंसेंट। अगर विद कंसेंट है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है रेप का, और अगर विदाउट कंसेंट है तो फिर महिला अगर कह रही है कि नहीं नहीं मेरा तो कंसेंट नहीं था, तो इसका मतलब है कंसेंट नहीं था। लेकिन ये कंसेंट वाली बात क्रिएट होने के पहले या कंसेंट वाला सिचुएशन आने के पहले आपको ये चीज पहले साबित करनी पड़ेगी कि वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स था। अरे भाई जब यही नहीं था, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स था या नहीं, यही नहीं रहेगा,
तो आपके कंसेंट का क्या करेंगे, आचार लगाएंगे कंसेंट का। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस वन इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू प्रूव बिफोर इट, किसके पहले, कंसेंट के पहले इसको साबित करना पड़ेगा, इसमें यही है, ठीक है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉजेस A to D of section 375 of the IPC। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का डेफिनेशन आईपीसी में नहीं है, आपको पहले बता रहा हूं, लेकिन यहां पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लेके दिया है। कहां लाके दिया है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114A 114A, इसके एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं। देखिए समझिएगा, सेक्सुअल, एक बड़ा नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पैदा हो रहा है, जरा समझेंगे तो। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही होगा जो सेक्शन 375 के ए से लेके डी तक के मैटर में दिया है। तो अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं निकाल लूं आईपीसी, जस्ट ए सेकंड, और उस क्वेश्चन को भी कवर कर लें जल्दी से, तो आईपीसी, वेयर इज आईपीसी, आईपीसी, जस्ट ए सेकंड, यहाँ पर आ गया हमारा आईपीसी। एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा गया है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये एडीजे में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन निकल गया है तो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। 375, ओके, ये रहा हमारे सामने, देखिए ये है हमारे सामने 375, स्क्रीन पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ इसको आप लोगों के लिए। सी 375, अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये सेक्सुअल ऑफेंसेज यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं, ए बी सी डी, यहाँ पर आइए कुछ नहीं, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज, फर्स्ट इसमें 7 सर्कमस्टांसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्कमस्टांसेज दे दिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हमारे काम का नहीं है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कंसेंट की बात है, चलिए हटाइए, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉट फिजिकली रेसिस्टेड, ये वाला मामला है। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, मेडिकल प्रोसीजर हटा दीजिए, एक्सेप्शन में ऑन वाइफ को हटा दीजिए, ये एक्सेप्शन है। बाकी 376 में पनिशमेंट है। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर इज नो टर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डिफाइंड इन आईपीसी। आईपीसी में सेक्सुअल इंटरकोर्स शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। क्या डिफाइंड है, रेप डिफाइंड है। रेप क्या होता है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार सर मेरे को तो पता है, नहीं पता है, नॉर्मली नहीं पता, लिखने को आ जाएगा तो बुखार लग जाएगा लोगों को कि क्या लिखें, ठीक है। डेफिनेशन अगर लिखने में बहुत कम लोगों को लिख, ऐसा नहीं करूँ कि नहीं लिखेंगे, लोग लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया अगर ये चीजें हो गई, 4 में से कोई भी एक एक्ट हुआ तो तब ये रेप है। अब यहां पर आप इंडियन एविडेंस एक्ट में जा रहे हो, तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोल रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होगा क्लॉज ए से डी तक का पार्ट, यानी इसको आप कह रहे हो, कहां गया भाई, इसको आप कह रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स, ए से डी तक के पार्ट को सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कह रहे हो। क्लियर, यही है बस, ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ए से डी तक का पार्ट। अब इससे क्वेश्चन कहां पैदा होता है पता है, सेक्शन 228A में, एनीबॉडी, सेक्शन 228A आईपीसी, किसी को पता है आईपीसी, बताइए। अगर रिवील हो जाता है, रिवील कर दिया जाता है अगर किसी वुमेन का आइडेंटिटी रेप केस वगैरह में, तो उसके लिए पनिशमेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 228 है, ठीक है, रिवील कर दिया तो 2 साल तक के लिए जेल है। तो रिवील हो रहा है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करो तो रिवील होगा। मान लीजिए 376 का मामला बना, रिवील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कर सकते हैं सर, नहीं तो नहीं कर सकते। सर मैं थोड़ा टेक्निकल बात डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं तो फिर जरूर चला जाएगी, एडीजे लेवल पे बात है, मैं थोड़ा सा एक लाइन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दीजिए, अगर नहीं हो रहा अच्छा हटाएंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सेक्शन 375 इज बेसिकली गिविंग द डेफिनेशन ऑफ रेप, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और उल्टा कह सकते हैं, यू कैन से रेप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। व्हाट इज रेप,
डेफिनेशन अगर हम रेप की बात करें तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है मोटे तौर पर। सबसे पहला कहता है कि एक आदमी करेगा, चलिए ठीक है, और ए बी सी और डी इनमें से कोई भी एक्ट कर देगा। अगर कोई आदमी ए बी सी डी जो वहां पर दिया है 375 के क्लॉज के अंदर, इनमें से कोई भी एक्ट कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा या इंसर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट, इनमें से कुछ भी करेगा, या तो पेनिट्रेशन होगा या तो इंसर्शन होगा ऑब्जेक्ट का, 2 मैंने बता दिए, बाकी छोड़ रहा हूं। तो अगर इनमें से कोई भी एक्ट करेगा और वो विदाउट कंसेंट करेगा मोटे तौर पे, और वो विदाउट कंसेंट करेगा, तब हम कह सकते हैं कि देयर इज ए ऑफेंस ऑफ रेप। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर सवाल हम लोगों का ये है कि ए बी सी डी इसको हम कह रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स एज पर सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट। कहां गया भाई? 114A एक्सप्लेनेशन। ठीक, यहां तक भी ठीक है। सेक्शन 114A एविडेंस एक्ट के हिसाब से सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों डिफाइन कर रही है? सोचिए इस चीज को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, व्हाई दे आर डिफाइनिंग दिस। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब होगा 375 का क्लॉज ए बी सी एंड डी। ठीक, यहां तक भी ठीक है। अब जरा सा मैं आपको एक और सेक्शन पे लेके आता हूं, वो है, एक बार शॉर्ट में लेके चलते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाना है। ये देखिए, इसको देखिए छोटे से में, यहां पर क्या कर रहा है। ठीक, ये देखिए, whoever prints or publishes so and so name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense under section 376 ये बी सी डी जो भी है, यहां पर कहता है इज एलीज्ड। मेरे को ये पॉइंट पकड़ना है, समझ रहे हैं? यहां पर कह रहा है कि कोई भी पर्सन जिसके बारे में हम कह रहे हैं, यह महिला है, वो पीड़ित है 376 एबीसीडी जो भी है यहां पर, उसके लिए। तो यहां वगैरह कि या तो उसके खिलाफ एलिगेशन, यानी महिला ने एलिगेशन लगाया है कि वो पीड़ित है, यानी कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है प्रभु, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। 376 का ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है, सिर्फ यहां पर एलिगेशन लगाया है। और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड, आगे कहता है कि या कमिट कर दिया गया। इसका मतलब है कि कमिट नहीं हुआ, इसका मतलब है अटेम्प्ट हुआ, इसका मतलब है सिर्फ प्रयत्न किया गया, यानी कि रेप नहीं हुआ है, रेप का अटेम्प्ट हुआ है, सिंपल सी बात। तो सवाल यह है कि अगर रेप का अटेम्प्ट हुआ है, तो वैसे मामलों में जहां पर कि रेप का सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है, वहां पर अगर उस विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर देंगे, वेदर इट इज पनिशेबल और नॉट, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये, मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको एक तरीके से मुझे होमवर्क है, आप सोचने समझने बताना। नंबर 2, अगर ये ठीक है पनिशेबल है कि नहीं सेक्शन 228 के तहत। नंबर 2, अटेम्प्ट टू कमिट रेप क्या होगा? व्हाट विल बी द डेफिनेशन और व्हाट विल द मीनिंग ऑफ दिस लाइन अटेम्प्ट टू रेप? क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या करा, इज अलीज्ड। भैया सिर्फ आप एलिगेशन लगा रहे हो, सॉरी, यहां जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है वो क्या कर रही है, सिर्फ एलिगेशन लगा रही है, कमिट हुआ नहीं है, ओनली एलिगेशन है। ओके, इसको एक बार सोचना समझना, फिर मैं डिस्कस करूंगा आगे जब आईपीसी आएगा तब। ये साइड बाई साइड था, इसके पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बाय द वे, व्हाट इज स्टॉपेल? स्टॉपेल तो सबको पता है, स्टॉपेल क्या है ये सबको बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चैप्टर जरूर याद रखिएगा कि स्टॉपेल का चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, इसमें ज्यादा सर इसीलिए ये 114A इसीलिए ये लाया गया कि उसमें मतलब ये पता कर सके कि वो कंसेंट है कि नहीं। 228 से जैसे आप बताए एटलीस्ट वाला बात। हाँ, लाया हाँ, गया इसीलिए लाया गया, लेकिन इसके पीछे एक और है वो उसके कारण। प्रिजम्पशन। हाँ, हाँ बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट करिए। ये मतलब इसका प्रिजम्पशन इसीलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा और वो तब कंसेंट देगी।
मतलब वो इसीलिए वो 228 का बात जो अभी आप कर रहे थे वो समझ में हाँ, आया ये तो सब वो मिला के पढ़िएगा तब होगा। जी। हाँ, लेकिन अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक में चला जाएगा, उसके लिए कम से कम 30 मिनट्स 40 मिनट देना पड़ेगा, 40 मिनट्स, तब जाके जी अलग से जी समझेंगे। ठीक है, ये बहुत मजेदार है। अगर मैं आपको वो स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख के दूंगा ना तो आप में से किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी को जी डाइजेस्ट नहीं होगा वो स्टेटमेंट अगर मैं लिख के दूंगा। तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी किसी ने पढ़ाया नहीं या आपने खुद पढ़ा नहीं, वो चीज हो सकती है, इसलिए मैं उस चीज को नहीं जा रहा हूँ। और मैं आपको साबित करके दूंगा कि कैसे होगा। और मैं साबित क्या करना, मतलब ये चीज है सामने, आप पढ़ सकते हो। आपको मैं कोई अलग से थोड़ी बता रहा हूँ, छोटे बच्चे थोड़ी कोई हम लोग हैं। ठीक है, सब वकील हैं, वकील तो दुनिया का कान काट लेते हैं। तो हम लोग तो अब क्या आपस में ना, स्टॉपेल तो सबको पता है भाई, स्टॉपेल तो मतलब इसमें तो कुछ बोलने ही नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ बोलने की जरूरत है। स्टॉपेल स्टॉपेल 3 ही सेक्शन है इसमें। हाँ, ये मजेदार चीज है। विटनेस, हु इज ए विटनेस, किसको कहेंगे विटनेस, पहले ये बताइए विटनेस का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ Anybody who विटनेस। understand the question and reasonably give the answer. क्या क्या, फिर से एक बार शॉर्ट में विटनेस कौन है। Anybody who is competent to reasonably understand the question and give the answer of that question. ठीक है, ऑल पर्सन आप बोल दीजिए ना, ऑल जो आपने बोला सब सही बोला, गलत नहीं बोला है, खाली ऑल पर्सन जोड़ दीजिए जो यहाँ पर लिखा है। हाँ, वो आपने एकदम परफेक्ट दिया है, उसमें मेरे को कुछ ऐड नहीं करना, ऐड ऑन नहीं सर करना। आपने ही बताया था। हाँ नहीं, उसमें ऑल पर्सन कर दीजिएगा। याद रखिएगा, इसमें से बहुत बार घुमा के ट्विस्ट वो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछता है, मेरे को लगता है कि बच्चों वाले हैं, शायद आपके लिए हो सकता है कि ऊपर लेवल का है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कैरेक्टरलेस महिला इज ए कॉम्पिटेंट यस सर, विटनेस और नॉट। कंप्लेंट विटनेस है सर। यस सर, तो क्यों कॉम्पिटेंट है, विटनेस क्यों है। है, ये तो हमने रटा हुआ है, ये तुम सबको पता है, बट क्यों है, कैसे है भाई, क्यों है, रीजन बता सकते हैं। ये तो हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं ना प्रीलिम्स का, तो वहां भी देखते 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 सब रट जाते हैं। और ये बहुत पहले पूछता भी था जम के, अभी भी पूछता है बहुत बार स्टेट में, जुडिशरी में, कैसे है और क्यों है। एनीबॉडी। 118 के अधीन, सर ये जो ऊपर में क्योंकि दिया था उसमें कहा गया है कि वो टेंडर इज एक्सट्रीम है और रोगी जो भी है वो तीनों के अलावा सभी सक्षम होंगे तो तो ये गोल गोल आंसर आप दे रहे हैं 118 के अधीन, मतलब स्पेसिफिक आंसर क्या होगा कि इसको क्या है। सर ये करेक्टर रिलेटेड वो उनको जोड़ना है क्यों कैरेक्टर, था, वो तो वही हाँ वही। सर कैरेक्टर ऑफ विटनेस के बारे में बात नहीं हुई है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसको सही से जवाब दे सकते हैं तो वो कॉम्पिटेंट है। बस 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 भैया, वो कैरेक्टर वाला हो, बिना कैरेक्टर वाला हो, आंख वाला हो, बिना आंख वाला हो, पैर वाला हो, बिना पैर, कोई भी हो, इट में भी ये नहीं बन जिसका आंख हो नाक हो नहीं हो, कुछ भी हो, मुझसे उसे कोई मतलब नहीं। इवन वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, छोटा बच्चा ही क्यों नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि माइनर, माइनर भी विटनेस हो सकता है। ये सब सवाल ट्विस्ट करके पूछ देगा, बोलेगा माइनर विटनेस बन सकता है, अरे हाँ सर बन सकता है। लेकिन अब इसमें एक टेक्निकल है जो मैं यहाँ पर नहीं छेड़ूंगा, ये एडीजे में रहता है। अगर आप माइनर को, मैं क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए दे रहा हूं, अगर कभी पढ़ते समय आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कभी पढ़ने की कोशिश करिएगा, फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। कहते हैं कि अगर माइनर अगर आपके लिए कॉम्पिटेंट विटनेस है तो माइनर को हम शपथ दिला सकते हैं क्या, बिफोर एग्जामिनेशन, उसका हम शपथ ले सकते हैं क्या, दिस इज द क्वेश्चन। अगर माइनर है तो, क्योंकि माइनर है तो उसको क्या समझ में आएगा, जो कहेंगे सच के सिवा, कहेंगे सच के सिवा कुछ, ये शपथ दिलाया जा सकता है कि नहीं दिलाया जा सकता, अगर हाँ तो किस परिस्थिति में, नहीं तो किस परिस्थिति में। ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल में ही मिलेगा, ये डीजे में रहता है कि आपके कोर्ट में कोई माइनर आ गया स्टेटमेंट देने के लिए, डाउरी डेथ का मामला है, वहां पर क्या होता है, एक बच्चा है, हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ हस्बैंड ने वाइफ को जला के मार दिया या गला दबा के लटका दिया या कुछ भी कर दिया, और बच्चे ने देख लिया, उस घर में कोई नहीं था मौजूद जिस समय घटना घटी, नो वन वाज देयर एक्सेप्ट वो माइनर चाइल्ड के, और बच्चा बार बार बोल रहा है पप्पा ने मारा, पप्पा ने मारा, पप्पा ने मारा, तब तो बच्चे को आपने तो ले लिया, बच्चे का स्टेटमेंट आप ले रहे हो, उसे कन्विक्शन भी कर रहे हो नो डाउट, लेकिन आप उसके स्टेटमेंट को कैसे आप रिलाई कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए 118 के बेस पर। कोलैबोरेशन करेंगे सर। कोरोबोरेशन कीजिए, किससे करेंगे, नहीं ठीक है कोरोबोरेशन करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम क्यों रिलाई करेंगे उसके स्टेटमेंट पर, 100 बच्चे के, और ओथ दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, मेरा मेन क्वेश्चन ओथ पर है।
आप कोरोबोरेशन करें ना करें, ओथ दिलाएंगे कि नहीं, दैट इज द पॉइंट। खैर अभी आइए मेन मुद्दे पर। विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, इसमें क्या आंसर है? सिंपल बात है, जो बंदा नहीं बोल सकता, गूंगा, कौन सा विटनेस है? सर ओरल ओरल है ओरल सर। है। मतलब सीधा समझिएगा, जब इंसान खड़ा हो जाएगा तो ओरल है, अगर इंसान छोड़ करके कोई भी चीज हो गई, डॉक्यूमेंट समान कुछ भी थिंग्स, वो सब डॉक्यूमेंट्री है। तो इसमें सिंपल है, बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल फॉर्मूला दे दिया है। ओके, जजेज एंड मजिस्ट्रेट्स आर कॉम्पिटेंट विटनेस, यस और नो, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और नहीं कुछ यस पूछेंगे। सर। हाँ, कॉम्पिटेंट विटनेस है। ओके, यस सर। अब अगर ये जुडिशरी का होता तो पूछेंगे कब होंगे, किस कंडीशन में होंगे, वो यहाँ नहीं पूछेंगे। सर नाउ आपने बताया सर, हाँ, क्या सर? आपने बताया है इस पे, आपका वीडियो है सर इस पे। हाँ, मेरा तो एफिडेविट पर वीडियो, मैंने एफिडेविट का वीडियो खुद ढूंढा है, लेकिन एफिडेविट पर कहीं वीडियो ही नहीं है। एफिडेविट पर नहीं लगता है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये पता है सबको, लेकिन इसको मैंने पर्सनली खुद ढूंढा, कहीं नहीं मिला मेरे को। चलिए फिलहाल इस पर बात करते हैं। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, व्हाट इज दिस? प्रिविलेज्ड और नॉट प्रिविलेज्ड? प्रिविलेज सर। प्रिविलेज्ड। अच्छा, पूछ देंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कौन सा है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? तब व्हाट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन? In The short, communication which cannot be used in a court of law as evidence. which cannot be used as a evidence. अच्छा, which cannot be used as an evidence या which cannot be permitted by the court? क्या कोर्ट परमिशन दे सकती है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के लिए? नहीं सर। विवश नहीं किया जाएगा। नहीं। हाँ, तो ये चीज पकड़ना है, इसी को बोलना है। अगर पूछेगा कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसके ऊपर कोर्ट को भी अथॉरिटी नहीं है कि कोई क्वेश्चनिंग करे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर पूछे। प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट भी आप नहीं ला सकते, 123 124, ये तो पता है ना, 123 124, आपने पढ़ाया सर। ये हाँ आपको सर। कहाँ कनेक्ट होगा पता है आपको? 123 124 राज्य के। 122 सीआरपीसी या के किस सेक्शन में कनेक्ट होगा ये बताइए? सीआरपीसी के किस सेक्शन में डायरेक्ट कनेक्शन है इसका? वहां लिखा हुआ है इन दो सेक्शंस का जिक्र, अगर ध्यान में है तो, नहीं कोई है तो कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, मेरे को उससे एपीओसिस के लिए नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर का मामला हो जाता है। हिंट दे देता हूं आपको, ढूंढ के देखिएगा। 91 92 93 94, 91 92 93 94 सीआरपीसी, उसमें किसी एक सेक्शन में देखिएगा, ये मिलेगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, तो प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट नहीं, आप कोर्ट नहीं कुछ कह सकती है, परमिशन भी नहीं देगी बोलने के लिए। सिमिलरली अगर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, लॉयर्स के बीच में और क्लाइंट के बीच में, कोर्ट पूछने नहीं जाएगी। और अगर मान लीजिए पार्टी जाके लेके आती है, कोर्ट मना कर देगी। दोनों चीजें हैं, अगर पार्टी चाहता है कि नहीं मैं तो कुछ बताऊं, तो कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करेगी। और यहाँ पर कहा है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आपको याद होगा तो एविडेंस के डेफिनेशन में ही कहा गया है, ओरल जो एविडेंस कहा गया उसमें बहुत क्लियरली मेंशन इन्होंने कहा है कि भैया एविडेंस क्या होता है? ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, वो सारे स्टेटमेंट जिसको कोर्ट परमिशन ग्रांट करती है तब वो कहलाता है ओरल स्टेटमेंट, सॉरी ओरल एविडेंस। तो जब वो है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो सिंपल याद रखना है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करती है, नंबर 1। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को कोर्ट नहीं पूछती है, नंबर 2। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, नंबर 3। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को कोई तवज्जो एविडेंस के तौर पर नहीं दिया जाता है, चाहे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हो चाहे प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट हो, दोनों के लिए ये बात अप्लीकेबल डॉक्टर और होती है। पेशेंट का कम्युनिकेशन क्या होगा सर? क्या सर? डॉक्टर और पेशेंट के बीच कम्युनिकेशन हुआ है, बहुत वो बढ़िया, क्या प्रिविलेज होगा? बनेगा सर वो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए? डॉक्टर और पेशेंट पेशेंट्स। के बीच का कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा बताइए, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। एनीवन? सोचिए और जल्दी से रिप्लाई कीजिए, तब तक धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अंत में हम लोग आंसर लेंगे। ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन।
अच्छा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में डॉक्टर इंक्लूड नहीं है, ये पता है ना, मजेदार चीज। यस हम लोग सर। कह देते हैं प्रोफेशनल, बट यहाँ पर वो बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। इसके बाद आइए, इसमें कुछ नहीं करना, 126 वाली बात तो हो चुकी है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन लीगल एडवाइजर हो चुकी है, इसमें हमें नहीं करना है कुछ। अकम्प्लिस, नाउ इससे क्वेश्चन आएगा, व्हाट हु इज अकम्प्लिस? अकम्प्लिस किसको कहते हैं? अकम्प्लिस कौन है? अकम्प्लिस कौन होता है? यहाँ तो कह रहा है अकम्प्लिस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, बट वो अकम्प्लिस कहते किसको है इन शॉर्ट? एनीवन जल्दी से? पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम, बहुत बढ़िया, पार्टनर इन क्राइम, तो वो अकम्प्लिस है। सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो अकम्प्लिस होगा वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, बस इतनी सी बात है। नंबर ऑफ विटनेस 134, कोई नंबर फिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं चलती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 किस चीज को डील कर रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होता है? विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होगा? इसके लिए कोई क्रम बना हुआ है? इसमें तो सिंपल याद रखिए, अगर ये सवाल पूछेगा तो क्या लगेगा हमारे लिए, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछ देता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तो इसमें क्या जवाब देंगे हम लोग? सिंपल, एकदम सिंपल, विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होता है? जो प्रोसीजर दिया गया है उसके हिसाब से होता है। प्रोसीजर क्या दिया गया है आपके अनुसार 137 से? में सर। हाँ हाँ सी सर, बोल रही 137 से बिल्कुल ठीक एग्जामिनेशन, आंसर है। चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। ये 137 रीड विथ 138, या दोनों को मिला दीजिए तब आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ यस सर। पर एग्जामिनेशन होने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्या होगा, क्रॉस होगा, फिर री होगा, ये तो सबको पता है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? ये सवाल खूब पूछता है, सबको पता है, व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन? सर वैसा क्वेश्चन जिसके साथ उसका आंसर साथ में हो और आंसर हाँ या ना में दिया जाए। हाँ, वो सबको पता है ना, लीडिंग क्वेश्चन, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, इसका आंसर क्या होगा? हाँ या ना में होगा। मैंने क्वेश्चन पूछ दिया क्या तुम दिल्ली में रहते हो, मैंने आंसर भी दिया तुम दिल्ली में रहते हो, और मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छा तुम दिल्ली में रहते हो? क्या तुमने आज पिज्जा खाया? मैंने क्वेश्चन पूछ दिया क्या तुमने पिज्जा, मैं आंसर भी दे रहा हूँ तुमने पिज्जा खाया, तो ये चीज क्या हो गई? लीडिंग क्वेश्चन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ लीडिंग क्वेश्चन पता चल गया। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जाना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये सब जुडिशरी वाले क्वेश्चन है। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जाता है? अगर पार्टी अपोज ना करे सर तो एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में पूछ सकते, नहीं तो नहीं पूछ सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें भी कुछ नहीं मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन ये सब तो खैर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें से छोटे छोटे पार्ट हैं जिसमें से हम लोग पूछ सकते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आता होगा, क्योंकि ये सब पार्ट है, ये सब आप करेंगे, मतलब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही करेंगे, लेकिन करेंगे, एपीओ का ये पार्ट है, क्योंकि जब आप हैं एपीओ तो आप विटनेस का एग्जामिनेशन करेंगे। तो चैप्टर जो 10 है आपके लिए है, इसको थोड़ा सा घोंट के पी जाना, मतलब इससे कोई भी पार्ट नहीं छोड़िएगा। मेरे को ये लगता है कि आपको पता होगा, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है ये, अदरवाइज चैप्टर 10 को जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका रोल है इसमें। ओके, मेन विटनेस टू बी, इसको छोड़ दीजिए, जुडिशरी वाला क्वेश्चन है, कोर्ट टू डिसाइड हटा दीजिए इसको, कोर्ट डिसाइड करेगी भाई कौन सा क्या है, इसको भी हटा दे सकते हैं। इनडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चन, ये सब तो सीक्वेंस में है, ओके, नहीं पूछना है। ओके, इसके बाद इम्पिचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस क्या होता है, ये शॉर्ट में बता सकते हैं एनीवन? इम्पिचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पिचिंग क्रेडिट क्या होता है और क्यों करते हैं? वेरासिटी चेक करते हैं सर, इसका अपने विटनेस का या सामने वाले विटनेस का। ओके, अपने विटनेस का करेंगे तो क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल में जब होता है सर तो कर हाँ, सकते हैं। हॉस्टाइल विटनेस, तो ये सवाल पूछेगा कि व्हाट इज हॉस्टाइल विटनेस, और कहाँ पर ये डिफाइंड है हॉस्टाइल विटनेस? 154 सर, बहुत बढ़िया, सेक्शन संविधान, 154। ठीक है, 154, यहाँ हॉस्टाइल लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हॉस्टाइल विटनेस की बात करता है। जब हम अपने ही बंदे से सवाल पूछेंगे, अपने ही गवाह से क्वेश्चन पूछेंगे, तब ये 154 के अंदर कवर होगा। ओके,
चलिए, तब इसमें और कुछ नहीं लगता है मेरे को, कोई क्वेश्चन ऐसा बन रहा है। मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए 159 सबको पता है, कॉपी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओके, नोटिस छोड़ दीजिए। 165 में जज साहब पूछेंगे, आपको पूछने का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पावर ऑफ ज्यूरी छोड़ दीजिए, नो न्यू ट्रायल ओके, कवर अप। अब ये बताइए, जो क्वेश्चन था उसका आंसर बताइए। क्या भाई डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? अब आप लोग का दिल क्या कहता है वो बताइए। और हॉस्पिटल जेड वाले केस के अकॉर्डिंग तो प्रिविलेज्ड होना चाहिए। प्रिविलेज्ड होना मिस्टर एक्स चाहिए। वर्सेस हॉस्पिटल जेड वाला जो केस था आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। अच्छा, जिनका सवाल है उनसे पूछ रहे थे, आपके हिसाब से क्या होगा सर, आप बताइए मृत्युंजय जी। क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका क्या करना है, फिर तो आंसर हम लोग लेंगे ही लेंगे। सर प्रिविलेज कम्युनिकेशन होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? अच्छा, ये एक बात बताइए, बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन? एग्जैक्ट मीनिंग बता सकते हैं? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या रिक्वायरमेंट है? यहीं पर आपका आंसर है 200%। आप समझ लीजिए कि मैं आंसर दे रहा हूं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है? व्हाट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन? स्पेशल राइट्स मिला हुआ है कि आपको आपका कम्युनिकेशन है बस आप दोनों के बीच में ही रहेगा और बाहर उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये जो हॉस्पिटल एक्स वर्सेस जेड वाला जो मामला था, इसमें राइट टू प्राइवेसी का इशू था, यस और नो? यस एक सर। आदमी हॉस्पिटल जाता है, इलाज करवाने के लिए जाता है, उसका रिपोर्ट से बता दिया कि भैया तुम HIV पॉजिटिव हो, दिस हो दैट हो, उसमें बाहर निकल गया, तो उसने बोला ना ना, ये तो राइट टू प्राइवेसी का मामला है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं भी आराम से इस पे बात कर रहा हूँ। राइट टू प्राइवेसी और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन सेम है और डिफरेंट है? और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन यहां पर हम किसको मानेंगे? अब मैं आंसर दे दूंगा 1-2 मिनट के अंदर, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाएं मेरे साथ तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। सर दोनों अलग अलग है, राइट टू प्राइवेसी और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं सर, जो अपने केस या अपने किसी चीज के लिए हमको स्पेशली ग्रांट किया गया है कि हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, तो ये तो विच कैन आप नॉट जो, बी यूज्ड एज एन हाँ, एविडेंस। नहीं नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये जो आप आंसर दे रहे हैं इसका कोई लीगल बेस है? लीगल बेस है? इज देयर एनी सेक्शन, इज देयर एनी प्रोविजन इन इंडियन एविडेंस एक्ट इन सिंपल? मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मैं एक लाइन में क्लियर कर रहा हूं। देखिए, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हम उसी कम्युनिकेशन को कहेंगे जो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस में कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है। कहने का मतलब, अगर लॉ कहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन अगर प्राइवेट होना चाहिए, प्रिविलेज्ड होना चाहिए, एज पर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, तब हम उसको कह सकते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। राइट टू प्राइवेसी के पॉइंट से बात करेंगे तो दैट इज ए टोटली डिफरेंट इशू। राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे तो वो तो कहीं और चला जाएगा, वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अलग अलग चीजें हो जाएंगी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना आंसर ढूंढना है, या आपको भी यही ढूंढना है, कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं रिकॉग्नाइज किया गया है, कहीं जगह किसी सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है, या किसी सेक्शन के अंदर किसी शब्द का अगर हम इंटरप्रिटेशन करें उसमें डॉक्टर पेशेंट इंक्लूड होता है या नहीं होता है? आंसर आपके हाथ में है कहीं भी पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में बताया इसको? यस और नो? आंसर आपके पास है क्या गौतम जी, बताइए। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? नहीं है ना? नहीं सर। तो बस सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जिसको लॉ के अंदर जगह दिया गया है बस उसी को हमें पकड़ना है। वी आर नॉट सुप्रीम कोर्ट, हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन उनका काम है। जो पार्लियामेंट बना दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, बस वी हैव टू फॉलो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, तो हमारा काम देखना है कि एविडेंस एक्ट के अंदर है या नहीं है।
बस अगर हम पार्लियामेंट्री व्यूज से चलें तो, पार्लियामेंट के बनाए लॉज के हिसाब से चले तो, इंडियन एविडेंस एक्ट से चले, ठीक है। प्राइवेसी के पॉइंट पर नो डाउट है, नो डाउट 200% है। ओके चलिए, तो इंडियन एविडेंस एक्ट तो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने डिस्कस नहीं किया और अभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा अभी वो कोर्ट, अभी वो घर में होंगे या रास्ते में होंगे, ऑफिस में, कोर्ट में होंगे, ठीक है। तो अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसको थोड़ा आराम से समझेंगे। अभी इधर इस वीक में तो नहीं है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में किनका किनका पड़ रहा है डेट? आप में से किसी का डेट पड़ रहा है? 7 को है सर मेरा। 7 को है, तो भी टाइम है। मेरा पवन भैया का भी 7 को है। सबका 7 को है, ठीक है। 4 तारीख। 4 तारीख को है किसका? गौतम जी का? यस सर। ओके सर, तो कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था आराम से, लेकिन चलिए उसको भी फास्ट मोड में कर लेंगे। उसमें आईपीसी में जो मेन क्वेश्चन है, आईपीसी से भी हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं आना है, आईपीसी की बात करेंगे, फिर आईपीसी 1 से 2 दिन के अंदर, उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो माइनर एक्ट से वो कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए ही रखते हैं, ठीक है। सब बाकी सर एक दिन पर्सनल रखिएगा सर। क्या सर? सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। हाँ बिल्कुल, वो आप नहीं भी कहेंगे तो भी रखेंगे। पर्सनल क्यूरी कुछ होगा सर, डाउट है सर, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पर्सनल क्यूरी के अलावे रखेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीजें। अगर ऑफलाइन में रहते तो सामने से आते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं है तो चलिए जैसे वैसे कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट।